एफडी के नए नियम, ना कटेगा टीडीएस ना लगेगा टैक्स। दोस्तों, अगर आपकी बैंक में एफडी है या आप करवाने की सोच रहे हो तो ये वीडियो बंद मत करना, क्योंकि सरकार ने एफडी को लेकर 3 बड़े रूल बदल दिए हैं। और इनमें से एक रूल तो सीधे आपके पैन कार्ड से आपकी हर एफडी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंचा देगा। और साथ में आपको वो ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आपका बैंक आपकी ब्याज की कमाई पर 1 रुपये भी टीडीएस नहीं काटेगा। और साथ में मैं आपको वो भी ट्रिक बताऊंगा कि जिससे आपका बैंक आपके ब्याज की कमाई पर 1 भी रुपया टीडीएस नहीं काट पाएगा। तो वीडियो को देखो, एंड तक जरूर देखेंगे। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, लाइक कर दो। और आपने कौन से बैंक में एफडी करवा रखी है वो भी कमेंट कर देना। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बात करते हैं शुरू से, वहीं से जहां से हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा शुरू करते थे। पैसा आया नहीं कि सबसे पहले हमें सुझाव यही मिलता था कि सोना खरीद लो, जमीन में लगा दो, या फिर सबसे आसान तरीका है बैंक में जाकर एफडी करवा दो। और सच कहूँ तो एफडी आज भी बहुत लोगों की पहली पसंद है, क्योंकि पैसा इसमें देखो सुरक्षित रहता है और घर बैठे ब्याज भी आता रहता है। लेकिन दोस्तों यहीं पर एक बात लोग अक्सर भूल जाते हैं कि एफडी पर जो ब्याज मिलता है वो पूरी तरह टैक्सेबल होता है नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से। यानी अगर आपकी 20 लाख की आपने एफडी कर रखी है और उस पर सालाना 1.5 लाख का ब्याज आ रहा है तो वो 1.5 लाख आपकी टैक्सेबल इनकम में गिना जाएगा। अब यहीं पर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, खासकर वो लोग जिनकी एफडी छोटी होती है, मान लो 5 लाख रुपए की, और उस पर 20,000 का नॉमिनल सा ब्याज आ रहा है, तो वो उसे अपने आईटीआर में दिखाते ही नहीं है। और सबसे ज़्यादा ये गलती सीनियर सिटीजन करते हैं, क्योंकि बेचारों को असल में पता ही नहीं होता कि नियम क्या है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने घर के बड़ों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करिए, ताकि उनसे ये गलती कभी ना हो। अब सवाल ये आता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि आपकी एफडी पर कितना ब्याज आ रहा है। देखो, इसके लिए आप अपना फॉर्म 26AS और AIS-TIS चेक कर सकते हो। इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन करते ही आपको साफ दिख जाएगा कि आपकी कितनी एफडी है और उस पर कितना ब्याज बना है। अब मैं आपको वो पहला नियम बताता हूँ जिसके बारे में मैंने शुरू में बताया था। देखो, बहुत लोग पूछते हैं कि सर क्या एक लिमिट से ज़्यादा एफडी करवाने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाता है? तो जवाब है देखो, बिल्कुल हाँ, पता चलता है। नए इनकम टैक्स एक्ट 2026 से रूल 237 के हिसाब से अगर आप किसी भी बैंक में, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, सरकारी बैंक हो, या पोस्ट ऑफिस हो, या किसी जमा कंपनी हो, या एनबीएफसी कंपनी में हो, आपने पैन कार्ड पर एक टैक्स ईयर के अंदर 1 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की एफडी करवाते हैं तो ये एक हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन माना जाता है, जिसे एक्सेप्टेड ट्रांजैक्शन कहा जाता है। यानी मान लो आपने आईसीआईसीआई बैंक में 15 लाख की एफडी करवा दी, तो बैंक अपनी ये जानकारी आपके पैन नंबर के साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये जानकारी भेज देगा। अब समझने वाली बात यह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये नहीं कह रहा कि आप बड़ी एफडी नहीं करवा सकते, आप चाहे 50 करोड़ की भी करवा लो, कोई रोक नहीं है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब आपकी एफडी की वैल्यू और आपकी आईटीआर में दिखाई गई इनकम में बहुत बड़ा गैप हो। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे अगर किसी ने 15 लाख की एफडी करवाई और आईटीआर सिर्फ 2 लाख की भरी है, तो डिपार्टमेंट सीधे सवाल पूछेगा कि एफडी के 13 लाख कहाँ से आ गए आपके पास। इसलिए अगर आपके पास सोर्स जस्टिफाई है आपका, जैसे पिताजी ने गिफ्ट दिया है या प्रॉपर्टी बेची है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस पेपर तैयार रखना जरूरी है, समझ गए? हर चीज के आपके पास पेपर होने चाहिए। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि एफडी के ब्याज पर टैक्स कितना लगेगा। तो जवाब है ये पूरी तरह आपकी स्लैब रेट पर डिपेंड करता है। न्यू टैक्स रिजीम में 4 लाख तक का जीरो टैक्स है, समझ गए? 4 से 8 लाख पर 5% है, 8 से 12 लाख पर 10% है, और ऐसे ही आगे बढ़ता जाता है। सिर्फ एफडी से ही इनकम आती है और वो 4 लाख से कम है तो आपको जीरो टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी की सैलरी 50 लाख है और उस पर 10 लाख की एफडी का 70,000 ब्याज भी आ रहा है, तो वो 70,000 भी 30% के हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगा। यानी टैक्स आपकी टोटल इनकम पर डिपेंड करता है, अकेले एफडी पर डिपेंड नहीं करता। अब बात करते हैं हम टीडीएस की, क्योंकि यहीं पर असली कंफ्यूजन होता है। बैंक या पोस्ट ऑफिस जो आपको ब्याज देता है उस पर एक तय लिमिट के बाद टीडीएस काट लेता है, और ये सेक्शन 393 के तहत होता है। अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है और साल भर में आपको 500 रुपये से ज़्यादा का ब्याज मिलता है तो बैंक 10% टीडीएस काट लेगा। अगर आपने पैन नंबर नहीं दिया
तो ये 20% हो जाएगा। वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन हो यानी 60 साल से ज़्यादा उम्र है तो ये लिमिट 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए से ज़्यादा ब्याज पर 10% TDS कटेगा और पैन कार्ड ना देने पर 20% कटेगा। अब देखो, मान लो मेरी एक FD है SBI बैंक में और मेरी उम्र 60 साल से कम है और मुझे साल के 80,000 रुपये ब्याज मिल रहा है। चूंकि 60 साल से कम उम्र वालों के लिए लिमिट 500 रुपये है तो बैंक मेरे 80,000 पर 10% यानी 8,000 रुपये TDS काट लेगा और ये 8,000 सरकार के पास जमा हो जाएंगे मेरे पैन नंबर पर और बाकी 72,000 रुपये मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। बाद में जब मैं ITR फाइल करूंगा तो पूरे 80,000 की इनकम मुझे दिखानी होगी। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, यानी वो तरीका जिससे आप ये TDS कटने से बचा सकते हो। बिल्कुल लीगल तरीका होता है। देखो, पहला तरीका तो यह है, अपनी FD को एक ही बैंक में मत करो बल्कि अलग अलग बैंकों में बांट दो उसे। मान लो आपने 20 लाख की FD प्लान की है 7.5% के रेट पर एक ही बैंक में, तो सालाना ब्याज बनेगा करीब 1.25 लाख रुपये और इस पर 10% TDS पक्का कटेगा। लेकिन अगर आप इसी 20 लाख को 4 हिस्सों में बांट दो, जैसे 5-5 लाख रुपए PNB में, SBI में, HDFC में और ICICI में अलग अलग रेट पर FD करवा देते हो, तो हर बैंक में जो ब्याज बनेगा वो 500 रुपये की लिमिट से नीचे आ जाएगा। ठीक है, और किसी भी बैंक में TDS नहीं कटेगा। इसका एक और फायदा यह है कि आपकी रकम DICGC के तहत सुरक्षित भी रहती है, यानी हर बैंक में 5 लाख रुपए तक की गारंटी सरकार देती है। तो अगर कभी बैंक भी डूब जाए तो आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है। दूसरा तरीका है TDS बचाने का, वो है फॉर्म 121 भरना। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा पुराना नाम भी बता दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहले जो फॉर्म 15G और 15H हुआ करते थे वो 1 अप्रैल 2026 से बंद हो चुके हैं वे फॉर्म। अब उनकी जगह एक नया फॉर्म आ गया है, फॉर्म 121, जिसकी अब हम बात करेंगे, जो हर उम्र के लोगों के लिए है, चाहे आपकी उम्र 60 साल से कम हो या ज़्यादा हो। इस फॉर्म में आप बैंक को बताते हो कि आपकी टोटल सालाना इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, यानी टैक्स फ्री लिमिट से कम है। और जब ये आप फॉर्म भर देते हो तो बैंक आपकी ब्याज की कमाई पर TDS काटता ही नहीं है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये फॉर्म आपको साल की शुरुआत में जब भी नई FD करवाओ तभी भरना चाहिए। अब मान लीजिए आपने फॉर्म भी भर दिया फिर भी बैंक ने TDS काट लिया, तो घबराने की देखो जरूरत नहीं है। तीसरा तरीका भी है, आप ये पैसा सरकार से रिफंड के तौर पर वापस भी ले सकते हो। इसके लिए आपको सिर्फ अपनी ITR फाइल करनी होती है और अगर आपकी टोटल इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है तो जितनी भी TDS कटा है वो पूरा आपको रिफंड मिल जाता है। ITR 1 या ITR 4 के जरिए आप ये आसानी से क्लेम कर सकते हो। दोस्तों, अगर हम शॉर्ट में समझे तो 3 बातें याद रखनी है आपको। पहली, अगर आपको 1 लाख या उससे ज़्यादा की FD किसी एक बैंक में करवाई हो तो उसकी जानकारी अपने आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंच जाएगी, आप नहीं छुपा सकते। दूसरी, TDS से बचने के लिए अपनी FD को अलग अलग बैंकों में बांटो ताकि हर जगह ब्याज लिमिट से कम रहे। और तीसरी बात, नया फॉर्म 121 जरूर भरे अगर आपकी इनकम टैक्स फ्री लिमिट से कम है और अगर आप फिर भी TDS कट जाए तो ITR फाइल करके रिफंड क्लेम कर सको आप। ठीक है, और अगर दोस्तों आपको जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों, मुझे ये जरूर बताना कि आपने जो FD कर रखी है वो किस बैंक में कर रखी है और कितने साल के लिए आपने FD कर रखी है और कितना % उस पर ब्याज मिल रहा है। ठीक है, कमेंट में एक बार जरूर बता देना। और दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नई खबर, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।